चलिए आज बीएससी सेकेंड ईयर से थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। सबसे पहला चीज़ या सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर इसके वर्ड के बाइफर्केशन को देखेंगे, आप इसको भाग में बांटेंगे तो ये दो हिस्से से मिलकर बन रहा है, एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो और डायनेमिक्स यानी कि थर्मल या हीट, और दूसरा हमारे पास आता है इसका डायनेमिक यानी कि मोशन, हीट का मोशन। इसके ऊपर हम लोग ब्रॉडली ऐसा कह सकते हैं, जनरल रूप से कहा जा सकता है। लेकिन वास्तव में अगर आप कहें कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी जो होता है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भौतिकी की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा तथा अन्य प्रकार के ऊर्जाओं का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा है, उसका दूसरे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का, या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का, या विकिरण का, इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे या कर सकते हैं। या सिंपली अगर हम लोग सीधा सा एग्जाम्पल है तो जैसे हाथ को रब करते हैं ना, तो कार्य हुआ और कार्य से क्या उत्पन्न हो गया, ऊष्मा। या ये कह सकते हैं जैसे इंजन होता है, उसको स्टीम इंजन जैसे है, स्टीम मिला, ऊष्मा मिला और ऊष्मा से फिर वो कार्य करता है। इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब ऊष्मागतिकी है क्या, तो सीधा सा ये भी जवाब दे सकते हैं कि यहाँ हम कार्य से ऊष्मा और ऊष्मा से कार्य में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ये इसकी सीधी सी परिभाषा है, या साधारण रूप में इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान ये भी दीजिएगा कि आपका ये जो ऊष्मागतिकी है वो स्थूल गुणों को परिवर्तित करता है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो किसमें होता है, दाब में, ताप में, आयतन में, द्रव्यमान में। स्थूल गुण परिवर्तित होते हैं। स्थूल गुण किसको बोल सकते हैं हम लोग, किसी के दाब को, ताप को, आयतन को और द्रव्यमान को आदि। दूसरा हिस्सा ये सूक्ष्म गुणों को परिवर्तित नहीं करता है। सूक्ष्म गुण मतलब केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह पे कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। अब इसके अंतर्गत और आगे पढ़ना है तो एक टॉपिक और आगे आपके सामने, वो है सिस्टम। अब सवाल आया ये सिस्टम क्या है। तो सिस्टम आपके क्लास को ले सकते हैं। ये आपका क्लास है और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सिस्टम के एग्जाम्पल। अब इसको अगर डिफाइन करना है तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। कैसे, कई कणों या कई वस्तुओं से मिलकर बने हुए सिस्टम को या प्रबंधन को क्या कहें, कई कणों या कई वस्तुओं से मिलकर बने हुए प्रबंधन को, जिसका दाब, ताप, आयतन का कुछ मान होता है, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ये क्या हो गया, एक सिस्टम है जो कई कणों का या कई वस्तुओं का प्रबंधन है, जिनका अपना दाब होता है, ताप होता है और आयतन भी होता है, उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। इसके बाद इसके बाहर का हिस्सा भी तो है, ये आपका क्लासरूम हो गया। अब क्लासरूम के बाहर कुछ भी हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखता है। इसके बाहर क्या आएगा आपका, इसके बाहर लिखेंगे आप सराउंडिंग को। इसके बाहर क्या आ गया, इसका सराउंडिंग आ गया। अब सवाल है ये सराउंडिंग क्या होते हैं। तो निकाय के बाहर का प्रत्येक पदार्थ जो निकाय को सीधे प्रभावित करता है, ऊष्मागतिकीय प्रतिवेश कहलाता है, ऊष्मागतिकीय सराउंडिंग कहलाता है। जैसे ये आपका क्लासरूम हुआ, इसके बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं
क्लासरूम के बाहर, वो आपको प्रभावित करेंगी। तो यहाँ से हम लोग किसके पास चले आए? सराउंडिंग के पास। और सिस्टम और सराउंडिंग को ये जो अलग करने वाले दीवार है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है बाउंड्री का। ये क्या है? इसका बाउंड्री है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है, इन दोनों को जो अलग करेगा, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं। यहीं से लिखते हैं, देखिए सिस्टम को अगर मैं मुख्य रूप से बोलूं तो 3 हो सकते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा आप लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर आप इस बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री कितने टाइप के हो सकते हैं? यहाँ जो बाउंड्री है वो कितने हो सकता है? एक हो सकता है इसका मूवेबल बाउंड्री, दूसरा एक होगा मूवेबल बाउंड्री, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं रिजिड बाउंड्री, और तीसरा एडियाबेटिक बाउंड्री, और चौथा हम लोग लिख सकते हैं डाइथर्मल बाउंड्री, डायाथर्मल बाउंड्री। ये अब सवाल आता है कि इनको कैसे जाने या क्या होता है इसमें। तो यहाँ देखिए ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में आपके पास एनर्जी यानी कि टेम्परेचर और मास दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओपन बाउंड्री में क्या? एनर्जी यानी कि टेम्परेचर और मास यानी कि द्रव्यमान, दोनों क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से? सिस्टम से सराउंडिंग में। जैसे आप ये कप ऑफ कॉफी ले लो, ये तो स्टीम के रूप में क्या होगा? मास का लॉस हो रहा है और धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा, मतलब इसमें टेम्परेचर भी। तो कहाँ गया? सराउंडिंग में। क्या? कहाँ से? इस सिस्टम से इस सराउंडिंग को ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। दूसरा आ गया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? अगर इसके ऊपर एक प्लेट रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? स्टीम को तो रोक लेगा, मतलब द्रव्यमान का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होगा ना, तो ये टेम्परेचर का लॉस करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करेंगे आप? यहाँ पे ना तो टेम्परेचर जाएगा और ना ही मास। कहाँ? सिस्टम से सराउंडिंग को टेम्परेचर या मास का एक्सचेंज नहीं होगा या मास स्थानांतरित नहीं होगा, तो ये क्या कहलाया जाएगा? आपका आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय, ये ओपन, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। अब मूवेबल बाउंड्रीज, अगर हम लोग बल लगाएंगे, अगर आप एक सिस्टम ले लो, है ना, एक सिस्टम ले लेते हैं, इसमें बाउंड्री कैसा रहता है? फ्री रहता है, ऐसा। यहाँ एक पिस्टन लगा दो, इस पिस्टन के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? गति करेगा, तो ये क्या आ जाएगा? गतिशील बाउंड्री में आ जाएगा, गतिशील दीवार है ये। दूसरा रिजिड बाउंड्री, यहाँ पे कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा लो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये क्या हो गया? रिजिड बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा हो गया एडियाबेटिक बाउंड्री। एडियाबेटिक बाउंड्री वहाँ जहाँ से ये जो दीवार इस तरीके से बना दिए हैं आप कि ना तो यहाँ से टेम्परेचर और ना ही मास बाहर जा रहा है, तो एडियाबेटिक बाउंड्री क्या होता है? ऐसा बाउंड्री है जो निकाय के ऊष्मा के स्थानांतरण को पूरी तरीके से रोक देगा। ठीक है, और यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। देखो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हुआ और यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा, तो डाइथर्मल बाउंड्रीज को आप चाहें तो कंडक्शन बाउंड्री या कंडक्टिंग बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। एक बार रिवाइज हो गया पूरा? कितना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगर आप आगे जाते हैं तो आपके पास आता है थर्मोडायनेमिक
इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के हैं। तो इसमें अगर मैं पहला कहूँ तो पहला होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पहला हो सकता है इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा आप बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा है थर्मल। ये 3 तरीके के थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हैं। अब अगर ये 3 हैं, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिस पे नेट फोर्स का मान 0 होगा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। ना तो आपके सिस्टम में कंप्रेशन हो रहा है, ना ही एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही किसी प्रकार के फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं। यह मैकेनिकल हो गया। दूसरा केमिकल, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स एंड सब्सटेंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और ये है आपके टॉपिक का। यहाँ पे सपोज आप ये कहिए कि आपके पास 2 सिस्टम ए और बी हैं, और अगर इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर फिक्स हो गया या सेम हो गया, ये कांस्टेंट हो गए, तब आप उसको क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। 2 निकाय जिनका ताप समान है, या 2 निकाय जिनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। ठीक है। या ये कह दीजिए कि मान लेते हैं आपके पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर TA है, वो ग्रेटर देन है TB, तो ये सिस्टम B में टेम्परेचर को या हीट को, अमाउंट ऑफ हीट तब तक ट्रांसफर करता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये जो स्थिति होगी, जब ये कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर को गेन कर लेंगे, तब जाके वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। आशा है यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब आपके उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए पूरा बेस आपने समझा है, जिसको आपने नाम दिया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो आपका जीरोथ लॉ है, इसको फर्स्ट सेकंड लॉ के बाद में ढूंढा गया, बाद में दिया गया था। लेकिन ये इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जानना बाकी फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए हैं? जीरोथ लॉ, क्योंकि इसको पहले पढ़ना है ताकि हम लोग टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए आपके उस लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, ये क्या कहते हैं? इनका कहना ये है कि एक सिस्टम A और A दूसरा सिस्टम B है, तो अगर सिस्टम A किसी सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये B सिस्टम C के साथ भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। मान लेते हैं ये आपका एक वॉल है। किस टाइप का वॉल है ये? इंसुलेटिंग वॉल या एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल से सिस्टम A और B को आपने सेपरेट कर दिया है, और ये जो वॉल आप लगा के रखे हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल से आप इस C से अलग करके रखे हैं। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर A और C एक दूसरे के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तथा ये B और C आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये एक स्टेटमेंट है आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर हुआ यहाँ तक? A और B के बारे में और C के बारे में। तो कैसे करें? तो आप लोग कहिएगा कि अगर कोई 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि कोई 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग
अलग अलग ऊष्मीय साम्य में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर हो गया भाई? अगर मैं कहूं कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कहने का मतलब क्या, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, मतलब इसका 400 केल्विन, इसका भी 400 केल्विन, और ये दोनों भी हैं तो ये भी 400 केल्विन होगा, तो भाई ये भी 400 और ये भी 400, तो ये दोनों आपस में हुए ना थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये है आप लोग का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज और टॉपिक इसमें ऐड कर देना चाह रहा था ताकि आप उसको भी समझ जाएं। प्रोसेस की बात थी, ये जो प्रक्रिया होती है साम्यावस्था को लेने की, दाब को, ताप को, आयतन को बदलने की, तो ये जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, किसी निकाय के बदलने की, क्या बदलने की, दाब, ताप, आयतन को। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है, उसको मुख्य रूप से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है ना, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके 6 प्रकार होते हैं। चलिए पहला प्रकार है कॉशी स्टेट या कॉशी प्रोसेस। ये स्लोवेस्ट प्रोसेस है। स्लोवेस्ट प्रोसेस मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप एक शक्कर लिए हैं, शक्कर का डब्बा ले लो आप घर से, और उसमें से एक एक दाने अगर आप निकालते जाएंगे और उस शक्कर के क्वांटिटी में, उस शक्कर में कोई परिवर्तन ऑब्जर्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, 1, 2, 10, 20, 100 दाने निकालने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ये कॉशी स्टेट का हो गया। इस प्रकार का परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और ये स्लोवेस्ट प्रोसेस है। ध्यान ये भी रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमेशा होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या क्या रहेगा, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत धीरे धीरे रहता है। दूसरा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई, P, V और T। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दाब और आयतन बदलते हैं। दूसरा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे दाब फिक्स हो जाता है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है, एक एक करके बढ़ते जाइए। यहाँ वॉल्यूम फिक्स रहेगा, आयतन नहीं बदलता, लेकिन दाब और ताप बदलता है। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है, Q = 0, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है ना, तो सिस्टम ऊष्मा ले सकता है और ना ही ऊष्मा दे सकेगा, लेकिन इस स्थिति में P, V और T ये तीनों बदलते हैं। अगला आता है साइक्लिक प्रोसेस में कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है। मतलब आपने कार्य किया और आपका निकाय कहाँ चला गया, A से B, फिर कार्य किया तो कहाँ चला गया, B से C, और वापस फिर कार्य किया तो D, और D से फिर A आ जाता है। मतलब कुल कार्य का मान इसमें 0 होता है, लेकिन परिवर्तन इन तीनों में होगा। दाब बदलता है, ताप बदलता है, वॉल्यूम बदलते हैं, ये सारे के सारे क्वांटिटी चेंज हो जाते हैं। सभी क्वांटिटी, सभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बदलेंगे, लेकिन कार्य का मान 0 होगा और A, B, C, D से होते हुए
इस प्रोसेस में, इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। ये है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसको यहाँ क्यों बता दिए। तो फर्स्ट लॉ पढ़ना है अगर, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा और इसका यूज़ हम लोग इस पूरे यूनिट में करेंगे। तो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे एक सिंपल सी चर्चा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।